आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में जानेंगे। हम बाइनॉमियल पद्धति को जानेंगे। हम यह जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके ईजाद किसने किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या रूल एंड रेगुलेशंस है। तो आइए हम देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बींग्स यानी जो जीवधारी हैं उनका हम नामकरण क्यों करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, किसी भी जीव की खोज के बाद वर्गीकी के अनुसार उसको व्यवस्थित करने के बाद उसका स्थान निर्धारित करके एक निश्चित नाम देना क्या है, नॉमेनक्लेचर है। कहने का मतलब यह है कि किसी जीव की खोज के बाद वर्गीकी में उसका स्थान देते हुए उसका एक निश्चित नामकरण अगर हम कर देते हैं तो वही हमारा नॉमेनक्लेचर है। अब ये नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कोई भी जीव है अगर उसका एक नाम एक जगह पार्टिकुलर एरिया में दूसरा है तो दूसरी जगह दूसरा है और तीसरी जगह अगला अलग है, तो इस तरह से तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि एक ही चीज़ को पहचानने में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलेंगे। तो जैसे गौरैया जो हमारे घरों में पाई जाती है, गौरैया का नाम देखिए, हम लोग गौरैया बोलते हैं, उत्तर भारत में इसको गौरैया बोलते हैं। जैसे ही आप जाएंगे आंध्र प्रदेश में तो इसको पिच्चुका बोलते हैं। वैसे ही आप चले जाइए इंग्लैंड में तो हाउस स्पैरो बोलते हैं। फिर आप चले जाइए हॉलैंड में तो मुश्च बोलते हैं और स्पेन में चले जाइए तो परडाल बोलते हैं और जापान में चले जाइए तो सुजनी बोलते हैं। इस तरह से एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। अगर आप सुजनी बोलिएगा तो जापान के लोग तो वही लोकल एरिया में पहचानेंगे, लेकिन दूसरी जगह आप नहीं पहचानेंगे। इंडिया में लोग उसको नहीं पहचानेंगे, नहीं नाम उसको समझ पाएंगे, तो यानी उसको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आवश्यकता पड़ी नॉमेनक्लेचर की। तो इस नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता के लिए, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने सोचा उसका नाम था स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। 1707 से लेकर के और 1718 तक का जो इनका लाइफ स्पान है, इन्होंने सबसे पहले इसकी आवश्यकता महसूस की कि क्यों ना एक ऐसा नाम दिया जाए जिससे वर्ल्ड वाइड सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें, सब लोग उसको जानें। तो इसीलिए उन्होंने कैरोलस लिनियस साहब ने 2 पुस्तकें लिखी। एक आप देख रहे हैं कैरोलस सिस्टेमा नेचुरी, 1758 में 10वां संस्करण इसका इन्होंने निकाला और उसमें क्या किया, इन्होंने जो है उस समय जो भी ज्ञात प्रजातियां थीं जंतुओं की, सिस्टेमा नेचुरी में 4378 जातियों को इन्होंने वर्गीकृत किया। और इसी तरह से इन्होंने एक और पुस्तक इनका निकला जेनरा प्लैंटैरम। इस जेनरा प्लैंटैरम में इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स के आधार पे, उसके लैंगिक लक्षणों के आधार पे पौधों को बांटा और इन्होंने पौधों को जो है 24 क्लासेज में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से कैरोलस लिनियस साहब ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति का इजाद किया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का पिता भी कहा जाता है। अब इस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग इसको देखेंगे। कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशंस हैं इसको देखते हैं। देखिए, इसके लिए ICBN और ICZN ये 2 चीज़ें रखी गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे और इनके कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं। उन्हीं रूल रेगुलेशन के तहत जो है हम किसी भी पौधे का या जंतु का नामकरण करते हैं। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब आइए हम देखते हैं कि बाइनॉमेनक्लेचर जो है उसके अनुसार जीवधारियों को कैसे उनका नाम दिया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। देखिए, उसके लिए कुछ रूल हैं ICBN के और ICZN के। पहला रूल ये है कि प्रत्येक जीव के 2 नाम होते हैं। जो भी जीवधारी होंगे उनका नाम 2 रखा जाएगा। ये पहला नाम जो होगा हमारा जो है कैपिटल लेटर शुरुआत होगी, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसको जेनरिक नेम कहते हैं या जीनस वो शो करता है, यानी वंश को शो करता है। और दूसरा नाम जो है उसका स्पेसिफिक होता है, यानी जेनरिक पहला नाम और दूसरा नाम जो है स्पेसिफिक होगा। जेनरिक जो है वंश को सूचित करेगा और स्पेसिफिक जो है स्पीसीज को सूचित करेगा, यानी जाति को सूचित करेगा। सेकंड पॉइंट, दूसरा रूल ये है कि जो जाति होगी
जाति का जो अच्छा यानी जेनरिक नेम जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और स्पेसिफिक नेम जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये लैटिन वर्ड लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, क्योंकि ये लैटिन भाषा काफ़ी पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है और इसके कुछ अर्थ होते हैं। और एक तरह से आप समझिए कि बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, यानी डेट फ्राई है, तो इसीलिए अगर उसका हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की भी गुंजाइश नहीं रह जाती है, क्योंकि जो लैंग्वेज चलती रहती है उसमें परिवर्तन भी होता है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है, इसीलिए लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो शब्द लिखे जाएंगे यानी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो लिखे जाएंगे वो इटैलिक्स होते हैं, यानी तिरछे छपे होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने उसको टाइप किया तो भी तिरछे ही छपेंगे। अगर सपोज कर लीजिए आपने उसको हाथ से नोट बना रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन कर देना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखना है। और देखिए जो नाम दिए जाता है उसमें ध्यान आपको ये रखना है कि वो अल्फ़ाबेटिकली जो है 3 लेटर से ज़्यादा 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी मोर देन 3 अल्फ़ाबेट एंड लेस देन 20, ये भी इसके बीच का होना चाहिए, यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए अल्फ़ाबेट। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कई बार जो है वैज्ञानिकों के नाम भी जोड़े जाते हैं, जैसे होमो सैपियंस, इसके आगे देखेंगे लाइनी लिखा है, इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक को सम्मान दिया जाता है इस नाम को जिसने दिया है, यानी लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने मनुष्य के नाम को होमो सैपियंस रखा है। अगर कोई और साइंटिस्ट आ गया और उसने इसमें सुधार कर दिया तो उसको हम होमो सैपियंस लाइनी यक्स यानी उसका नाम भी जोड़ देते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये रहा हमारा बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल एंड रेगुलेशंस। अब हम चलते हैं ट्राइनॉमियल। हम देखते हैं कि ट्राइनॉमियल सिस्टम भी काम करता है, और ट्राइनॉमियल कब काम करता है आइए उसको देखते हैं। देखिए ट्राइनॉमियल का मतलब होता है त्रिनाम पद्धति। तो त्रिनाम पद्धति कब होता है, जब कोई भी जीव अगर एक ही प्रजाति है, एक ही जाति है, लेकिन अलग अलग वातावरण में जब रहने लगती है तो उसके अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं। इस वजह से उसकी जाति को एक अलग उपजाति में बांटा जाता है। तो वहाँ पे 3 नाम दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे पहला नाम वही रहेगा वंश का, दूसरा जाति का, लेकिन तीसरा नाम जो है स्पीसीज का यानी सब स्पीसीज का डाल दिया जाता है, यानी उपजाति होता है। जिस तरह से हम लोग देहात में भी देखते हैं क्या है, जैसे मनुष्यों ने भी जाति बनाई है, जैसे पंडित जी हैं तो वो एक जाति हो गई, लेकिन अब उस जाति में भी उपजाति द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी इस तरह से बांटा गया है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम इसको बांटते हैं तो हम उसको उपजाति कहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में जो है परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए इसको उपजाति में बांट देते हैं। तो जैसे और पहला नाम जाति वंश वगैरह का लिखा जाता है। जैसे देखिए एक जनरल सा कौवा, हम लोगों के वहाँ एक कौवा पाया जाता है ना, तो कौवा को अगर आप देखिएगा तो इसको इंडिया में इसको कोरवस स्प्लेंडेंस के नाम से जाना जाता है। इसी कौवे को देखिएगा तो अगर आप चले जाइएगा बर्मा में तो कोरवस स्प्लेंडेंस और इंसोलेंस के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी तरह से कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटीगैटस ये जो है श्रीलंका में जाना जाता है। तो कौवा एक ही है लेकिन अलग अलग इसकी जातियां हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चेंज जाते हैं। अब एक और चीज़ हम आइए देख लेते हैं, टाटोनिम्स। टाटोनिम्स में क्या होता है, हम देखते हैं कि जब मतलब स्पीसीज और जो जीनस है और स्पीसीज है उसके नाम सेम अगर रिपीट किए जाते हैं तो उसको हम टाटोनिम्स कहते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये टाटोनिम्स हमेशा जो है एनिमल के केस में यूज होता है, प्लांट्स में इसको यूज नहीं करना है। तो जैसे देखें गोरिल्ला को टाटोनिम्स यानी गोरिल्ला ले लीजिए, गोरिल्ला 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 गोरिल्ला, तो ये गोरिल्ला का नाम है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जीनस और स्पीसीज दोनों नेम जो है सेम आ रहा है, गोरिल्ला गोरिल्ला, इसलिए यह क्या हो गया, टाटोनिम्स हो गया। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है